नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करने जा रहे हैं सियासत और संघर्ष। लेकिन ये हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर अभियान को लेकर एक तरफ तनाव है और दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी का माहौल है। एक और जहां कानपुर में ड्यूटी कर रही एक महिला बीएलओ से अभद्रता और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला सामने आया, वहीं मेरठ में कथित रूप से काम के अत्यधिक दबाव यानी कि ओवर प्रेशर के कारण एक बीएलओ द्वारा जहरीला पदार्थ खाने की गंभीर घटना भी सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए। एसआईआर अभियान को लेकर सियासत और संघर्ष। कानपुर में बीएलओ से अभद्रता तो सपा का सियासी वार। रामगोपाल यादव का बयान, क्या घुसपैठिए बताकर वोट काटने की मंशा है। मेरठ में बीएलओ ने की आत्महत्या की कोशिश। एसआईआर को लेकर अत्यधिक दबाव क्यों। बीएलओ पर काम के बोझ तनाव में मौतों का जिम्मेदार कौन। बीएलओ पर हमला और दबाव को राजनीतिक रंग क्यों। उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर अभियान को लेकर तनाव और राजनीतिक बयानबाजी का माहौल गर्म है। एक और जहां कानपुर में ड्यूटी कर रही एक महिला बीएलओ से अभद्रता और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला सामने आया है, वहीं मेरठ में कथित रूप से काम के अत्यधिक दबाव के कारण एक बीएलओ द्वारा जहरीला पदार्थ खाने की गंभीर घटना भी सामने आई है। जहां कानपुर में आरनगर विधानसभा क्षेत्र में रिजवी रोड पर फॉर्म वितरण के दौरान महिला बीएलओ शाहिदा परवीन से इलाके के एक निवासी मोहम्मद नईम ने अभद्रता की और निर्वाचन कार्य में बाधा डालने की कोशिश की। बीएलओ और अन्य कर्मचारियों ने बेकनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी, कल ऐसा हुआ, एक नईम नाम का शख्स है, वो उसका जो है 4-5 दिन पहले उसका फॉर्म फीड हो चुका था और वो रोज़ फिर भी वो मतलब उसको पूरी जो है व्यवस्था समझा दी गई थी कि आपको जो है आपका फॉर्म फीड हो गया है, सारी चीज़ें मदद कर दी गई थी उसको फॉर्म भराने में। लेकिन वो 4-5 दिन से बराबर आके परेशान कर रहा था, उल्टे सीधे सवाल करना, एसआईआर से जो अलग हट के सवाल करना। तो जब उसको मना किया जाता था तो वो बहस करने लगता था। कल ऐसा हुआ, वो आया और बहुत ही ज़्यादा मतलब बदतमीज़ी करने लगा, आके बहुत ही क्लोज़ होके बात। तो मैंने उससे कहा भाई दूर होके बात करो, तो वो और उल्टे सीधे सवाल करने लगा, मतलब एसआईआर से बिल्कुल अलग हट के सवाल कर रहा था और बदतमीज़ी कर रहा था। तो जब उसे मना करा गया, विरोध किया गया इसका बदतमीज़ी का, तो फिर वो गाली गलौज पे उतर आया और लोगों को बहकाने लगा कि यहाँ कुछ ऐसा काम वाम नहीं चल रहा है, ये यहाँ फालतू में ऐसे बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं लोगों को। उसने कल एसआईआर के काम में बहुत बाधा डाली। ये देखिए, बेकनगंज थाना क्षेत्र का मैटर है। इसमें एक बीएलओ गई थी अपने एसआईआर के अंतर्गत जो फॉर्म वगैरह भरवाने का काम करते हैं, तो एक व्यक्ति ने उनके साथ अभद्रता की और मारपीट भी की। तो ये इसको बड़ा सीरियसली लिया गया है और उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन, गिरफ्तारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और आज उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मेरठ में अत्यधिक दबाव के चलते मेरठ में सिंचाई विभाग में तैनात बीएलओ मोहित चौधरी ने कथित तौर पर एसआईआर कार्य के अत्यधिक दबाव के चलते जहरीले कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। उन्हें गंभीर हालत में लोकप्रिय अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने सुपरवाइजर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना ट्रेनिंग के उनसे एसआईआर का काम कराया जा रहा है, जिसके दबाव में आकर बीएलओ ने ये कदम उठाया। बहुत ज्यादा डिप्रेशन ले रहे हैं क्योंकि उन्हें बीएलओ पे ये पॉइंट किया गया है, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कुछ नहीं सिखाया गया, सिर्फ बार बार ये बोला जाता है कि फॉर्म्स इकट्ठे करो, फॉर्म्स इकट्ठे करो। 3-3 बार बोल रखा है कि 3-3 बार जाओ घर पे, लेकिन उसके बाद वो 6-7 बार जा चुके हैं सभी के घर पे, कोई मिलता नहीं है, कोई फॉर्म देता नहीं है, कोई फिल नहीं करता है। उसके बाद सुपरवाइजर इतना प्रेशर डालते हैं, आशीष शर्मा, ये बोलते हैं कि अच्छा नहीं करोगे, रात को जाके फीडिंग करो, ये करो, वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया है। अच्छा, आज क्या हुआ था? आज वो सुबह से बहुत ज्यादा परेशान थे, बोल रहे थे कि वो ये बोल रहे हैं कि जो लोग नहीं मिल रहे हैं तुम उन लोगों को लिस्ट पे हस्ताक्षर कर दो और एब्सेंस में डाल दो सभी को। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर तो मेरे होंगे,
बात तो मेरे ऊपर आएगी, सर आपके ऊपर तो कोई बात नहीं आएगी। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर जैसा तुम खुद झेलोगे, तुम खुद जवाब देना, मैं किसी को नहीं दूंगा। और मैडम ने भी उनसे फोन करके बोला है। तो हमें भी शाम को जानकारी हुई कि हमारे बीएलओ ने जांच आया है। तो जैसा मतलब जैसे जो उनके मतलब और लोग बता रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि समीक्षा काफ़ी ज़्यादा की जा रही है सुपरवाइज़र की तरफ से, और शायद उसका मतलब वो रहा हो, क्योंकि अभी खुद बताने की स्थिति में नहीं। मैं पेशेंट से मिलने भी गया था। अभी इसकी स्थिति वैसे स्टेबल है, अभी खतरे से बाहर है, बट अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं बहुत। इन सब के बीच एसआईआर को लेकर सियासत गर्मा गई है। जहां एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बीएलओ पर दबाव है, तो वहीं दूसरी तरफ रामगोपाल यादव का बयान है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने इटावा में एसआईआर अभियान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे दिल्ली में सत्ता में बैठे लोगों की नीयत साफ नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये घुसपैठियों का नया मुद्दा बनाकर बड़े पैमाने पर लोगों को विदेशी बताकर निकालने की मंशा है। प्रोफेसर यादव ने यहाँ तक कह डाला कि आगे चलकर सरकार एसआईआर की वोटिंग लिस्ट को ही नागरिकता प्रमाण पत्र मानेगी और धर्म और जाति के आधार पर ये सब करना देश के लिए ठीक नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे जो दिल्ली में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी नीयत साफ नहीं, वरना इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो रेगुलर एक कंटिन्यूएशन में ये चल रहा था, हमेशा प्रोसेस चल रहा था। अब उन्हें एक नया मुद्दा बनाया उन्होंने देश के सामने, है तो नहीं वो कि घुसपैठिए देश में आ गए, उनको निकालना एसआईआर इसलिए की जा रही। बिहार में एसआईआर हुआ, घुसपैठिए कोई मिले नहीं, तब भी उनका मुद्दा यही, आपने देखा होगा, अभी कह रहे हैं किसी घुसपैठियों को नहीं आने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम डिटेंशन कैंप बनाएंगे। तो मंशा इनकी नीयत साफ नहीं। ये हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़ी पैमाने में लोग जो हैं, उनको विदेशी बताकर, घुसपैठिया बताकर निकालना चाहते हैं। और एसआईआर के माध्यम से जिनका वोट नहीं बन पाएगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उन सब के लिए यही कहा जाएगा कि इंट्रूडर्स हैं। हिंदू हैं तो नेपाल से आ गए, मुसलमान हैं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से आ गए। ये इनकी मंशा है, नीयत में इनकी वोट है, इसलिए हम लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। इन सब के बीच सवाल बड़ा है। एक तरफ एसआईआर अभियान के चलते जमीनी कार्यकर्ताओं पर बढ़ते दबाव है, दूसरी तरफ इस पर उपजी राजनीतिक बहस एसआईआर को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही है। बीएलओ पर दबाव और सियासत के बीच ईसी का एसआईआर डेडलाइन को एक्सटेंड करना इस प्रक्रिया को लेकर तमाम सवाल खड़े करता है। और इन सब के बीच तमाम खबरें हैं, जहां पर चुनाव आयोग और खासकर बीएलओ की बात करें, संघर्ष साफ तौर पे जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। और उस संघर्ष के इतर हम देख रहे हैं कि जबरदस्त तरीके की सियासत भी चल रही है, जैसा कि आपने प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बयान को सुना। तो इसी पर आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सियासत भी है और संघर्ष भी है। एसआईआर को लेकर तमाम बयान हैं, तमाम तर्क हैं, तमाम बातें हैं, और उन सब के बीच मतदाता पुनरीक्षण अभियान खड़ा हुआ है। और हमारे साथ तमाम गेस्ट हैं। अविरल मलिक बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है अविरल आपका। डॉक्टर निखिल खत्री समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उज्जवल पाठक कांग्रेस के नेता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आएंगे हमारे साथ किरण मिश्रा सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत बहुत स्वागत है किरण जी आपका। तायरा हसन हमारे साथ जुड़ेंगी। फिलहाल सारिका गुप्ता कानपुर से हमारी संवाददाता हमारे साथ है। प्रमोद दीक्षित हमारे संवाददाता इटावा से हमारे साथ है। मेरठ से राजू शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए। सबसे पहले सीधे मेरठ करते हैं। राजू, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, हमने देखा कि मेरठ में एक बीएलओ पर इतना दबाव डाल दिया गया सुपरवाइजर के द्वारा, जिनका नाम मोहित चौधरी है, कि ठीक है, मुझे हम राजू भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता कानपुर से हैं। सारिका, कानपुर में
एक बीएलओ के साथ अभद्रता देखने को मिली है। क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन हुआ है और क्या मामला है, बताएं। बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से कानपुर शहर में एसआईआर को लेकर अभियान छिड़ा हुआ है, बाकायदे 3600 बीएलओ जो हैं वो 10 विधानसभाओं के लिए लगाए गए हैं और बाकायदे हर विधानसभा के जो बीएलओ हैं वो अपना 100% भी दे रहे हैं। उसके बाद जिला अधिकारी यानी कि जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं उन्हें सम्मानित भी कर रहे हैं। और ऐसे में रिजवी रोड में जो आर नगर विधानसभा में आती है, वहां पर एक बीएलओ है जो मुस्लिम है और वो जब एसआईआर के तहत लोगों का फॉर्म जमा करती हैं तो उनसे एक मोहम्मद नईम खान के जो हैं उनसे अभद्रता करते हैं, उनका रास्ता रोकते हैं और उनके काम में बाधा डालते हैं। तो एक बीएलओ के काम में बाधा डालने पर जो उनके सुपरवाइजर हैं उन्होंने पहले तो लोगों को समझाया वहां पर, उसके बाद भी वो लोग नहीं माने। लगभग 3 दिन से उस बीएलओ को, जिनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ क्योंकि वो फीमेल हैं और ऐसे में उनका नाम लेना भी नहीं सही है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो लोगों को समझाया फिर भी उनकी अभद्रता नहीं कम हुई। उसके बाद आखिरकार उन्होंने ये पूरा मामला डीएम की संज्ञान में डाला। डीएम ने एसडीएम को कॉल करी और तत्काल ही कल रात में इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है और जो आरोपी है मोहम्मद नईम, उनके खिलाफ जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया और आज जो है पुलिस उनकी गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रही है। बाकायदे उनकी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और आज जब ज्वाइंट सीपी से हमने बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बीएलओ के काम में दखल देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार की ये महत्वाकांक्षी एसआईआर अभियान है और इस पे जो है ना सरकार द्वारा और कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों द्वारा, प्रशासन द्वारा काफी दबाव है बीएलओ के ऊपर और इसको गंभीरता से लेते हुए समय पर इस कार्य को पूरा करना है। तो बीएलओ के अगर कार्य में कोई भी बाधा डालेगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करी जाएगी और यही वजह रही है कि जिला अधिकारी ने लगभग 1 दर्जन ऐसे बीएलओ हैं जिनको नोटिस भी जारी करा है, क्योंकि उन्होंने अपनी विधानसभाओं में 100% का जो कार्य होता है एसआईआर का वो पूरा नहीं करा है, बहुत देरी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं उनके स्थान पर जो फॉर्म भरना है वो नहीं सबमिट हो पा रहा है। तो ये जो चुनौतियां हैं उनका भी सामना करना पड़ रहा है बीएलओ को और ऐसे में अगर बीएलओ को काम करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो फिर प्रशासन, जिला प्रशासन उनके साथ खड़ा हुआ है और यही वजह रही है कि जब बीएलओ को दिक्कत आई, किसी ने उनसे अभद्रता करी, उनके काम में बाधा डाली, तो फिर कानपुर जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करके अब आज उसकी गिरफ्तारी करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो गिरफ्तारी करना शुरू कर दी है। हमारे साथ राजू शर्मा मेरठ से। राजू, मेरठ में हमने देखा कि एक बीएलओ ने जहर खा लिया, इतना दबाव था कि जहरीला कीटनाशक खाया, परिवार के लोगों ने, हमने सुना। क्या मामला है, मैं चाहूंगा राजू बताएं। बिल्कुल, देखिए पूरा मामला मेरठ के पल्लवपुरम इलाके का है, जहां पर बीएलओ आशीष चौधरी की ड्यूटी लगाई गई थी। बीएलओ आशीष चौधरी वर्तमान में सिंचाई विभाग में बाबू के पद पर तैनात है और उनकी जो ड्यूटी है एसआईआर शुरू होते ही बीएलओ के कार्य में लगा दी गई। यहां तक कि आशीष का आरोप है कि आशीष को इसकी जो पूरी ट्रेनिंग दी जाती है बीएलओ के कार्य की वो भी नहीं दी गई, केवल उसकी ड्यूटी लगा दी गई। बीएलओ के कार्य करने के लिए जो मतदान फॉर्म है वो भरने के लिए उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी। उन्हें किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से जो प्रेशर है अधिकारियों का वो उनके ऊपर पड़ रहा था और कार्य समय अनुसार जो है वो पूरा नहीं हो रहा था, जिसके चलते देर रात ही उन्होंने नशीला पदार्थ जो है वो ले लिया और उसकी वजह से उनकी जो स्थिति है वो गंभीर हो गई। परिजनों ने तत्काल ही उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर उनकी स्थिति अभी फिलहाल जो है खतरे से बाहर बनी हुई है। परिजनों का भी आरोप है कि जो कार्य है उसका जो दबाव है अधिकारियों का ज्यादा पड़ने की वजह से आशीष ने पूरा कदम उठाया है। अब से पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं बीएलओ को लेकर। पूरे प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें, कई जगह से ऐसे बीएलओ की घटनाएं सामने आ चुकी है जिन्होंने या तो आत्महत्या कर ली या आत्महत्या का प्रयास किया गया। वही का मेरठ में कल आशीष ने किया है। हालांकि जो तमाम अधिकारी है वो अस्पताल में पहुंचे और बीएलओ के परिजनों से बातचीत की है, उन्हें आश्वासन दिया है कि किसी भी कीमत पर बीएलओ का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। और क्या ऐसी वजह रही, किन वजह से बीएलओ ने नशीला पदार्थ लिया, आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी। लेकिन सच्चाई यही है कि अनट्रेंड जो बीएलओज है वो बना दिए गए हैं, उनसे कार्य लिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो मानसिक दबाव है बीएलओ के ऊपर पड़ रहा है। तो मानसिक दबाव बीएलओ के ऊपर पड़ रहा है, जिसकी एक तस्वीर मेरठ में साफ तौर पे देखने को मिल रही है, जहां पर जहरीला कीटनाशक दवा एक बीएलओ ने साफ तौर पे खा ली, जिनका नाम मोहित चौधरी है। हमारे साथ इटावा से प्रमोद दीक्षित है। प्रमोद, आपके पास क्या जानकारी है जमीनी स्तर पर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर?
बीएलओ की से आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है, और जो मतदाता है उनसे आपकी बात हुई होगी, जो वोटर हैं जो जुड़ रहे हैं इस मतदाता शुद्धिकरण में, उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो एसआईआर को लेकर के जो इटावा के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जैसे कि इटावा की वोटर की जनसंख्या 12,49,000 के आसपास रही है, और जहां पर 7,81,000 के वोटर को उन्होंने जो बीएलओ के द्वारा जो फार्म होते हैं वो करा लिए गए हैं, जबकि अभी कुछ ही एक दिन ही बाकी रह गया है, जिसके हिसाब से उनका साफ तौर पर कहना है। और जब इस संबंध में जब हम लोगों ने बीएलओ से बात की गई, तो बीएलओ को जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी ने भी बताया है, जो ट्रेनिंग वाली जो बात है, जो बीएलओ को ट्रेनिंग दी जाती है उसके तहत पर वो जिन क्षेत्रों में जाते हैं वहां पर मुस्लिम समाज के परिवार वालों से मिलते हैं, तो उनको एक ही बात अपने अंदर खाई जा रही है कि आखिर हमको देश से बाहर हमको निकाला ना जाए। इस तरीके की उनकी सोच है। उस तरीके के बीएलओ ने उनको समझाया है कि ऐसा नहीं है, ये आप लोगों की सोच है, सिर्फ वोटर हैं, वोटर में आप लोगों का नाम होगा तो आप लोगों के वोट बढ़ेंगे, या अगर किसी व्यक्ति का कोई वोट कट गया है तो उसको दोबारा उसको जोड़ा जाएगा, जिस कारण से आप लोग अपना उसका जो मतदान होता है, जो आपका मत का अधिकार होता है, वो आप दे पाएंगे। इस तरीके से इटावा के जिला अधिकारी का भी इसी तौर पर साफ कहना है कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में वोटर को बनाया जाए। और जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के महासचिव ने बीजेपी पे हमला करते हुए जो उन्होंने बात कही है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ऐसा लग रहा है कि देश में घुसपैठिए घुस आए हैं। इस तरीके की उन्होंने जो बीजेपी पे हमला किया है, तो उसी को लेकर के जो यहाँ का इटावा का जो प्रशासन हो या वो बीएलओ, अभी तक के किसी भी एरिया से कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आई है कि जो बीएलओ के ऊपर कोई आरोप लगे या बीएलओ के द्वारा किसी आम। लेकिन इटावा से आपको बता दें, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जमकर निशाना साधा है एसआईआर प्रक्रिया को लेकर। फिलहाल राजू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रमोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निखिल खत्री साहब क्या कहेंगे? रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी। आरोप ये भी लगा रहे हैं कि ये घुसपैठियों का नया मुद्दा बनाकर बड़े पैमाने पर लोगों को विदेशी बताकर निकालने की मंशा है। एक तरफ ये तमाम बयान है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव को हमने देखा कि एसआईआर फॉर्म को वो भरते भी नजर आए। एक तरफ इतने सवाल हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हम देख रहे हैं कि एसआईआर फॉर्म को भी भर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जमकर निशाना भी साध रही है और प्रक्रिया में भी शामिल हो रही है। क्या कहेंगे आप सभी को मेरा नमस्कार। और जिसके साथ साथ जैसे कि आप सबको पता है कि प्रदेश में एसआईआर भाजपा वाले इलेक्शन कमीशन के द्वारा लेकर आए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हालांकि आपको इस चीज का भली भांति पता भी होगा कि ये जो एसआईआर है ये इलेक्शन कमीशन कर रही है पर भाजपा करवा रही है। और दूसरी बात ये, अब कितने दिन बच गए हैं, कितने दिन और बच गए हैं सर एसआईआर के लिए? और आप कह रहे हैं भाजपा करा रही है, आप कह रहे हैं भाजपा करा रही है। कोई सबूत है समाजवादी पार्टी के पास? किसी को सामने कोई चीज को रख सकते हैं? तो सबूत तो सर सभी के सामने है। अगर हम कुछ इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं तो भाजपा वाले आगे आते हैं, भाजपा वाले तो इलेक्शन कमीशन आगे आते हैं। सभी जनता समझ चुकी है कि ये भाजपा द्वारा कथित करवाया जा रहा है। ये हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए, अपनी बात को पूरा करें फिर मैं आगे सवाल करूं। और दूसरी बात सर ये है, उत्तर प्रदेश में हम आए, अभी तक 70% इन्होंने दिखा दिए कि फॉर्म भर दिए गए हैं, पर इन्होंने कुछ कहीं नहीं किया है। कल एक कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम भी फॉर्म को समझ नहीं पा रहे, इतना मुश्किल उन्होंने फॉर्म बना दिया। और जो गरीब जनता है, जो थोड़ी रूरल जनता है, वो कैसे फॉर्म को समझेगी? कोई आदमी फॉर्म नहीं भर पा रहा है। बीएलओ पर इतना काम का प्रेशर है, वो प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। और दूसरी बात, जो बीएलओ काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं दी गई है। और जैसे आपने भी मेरठ में देखा कैसे एक बीएलओ ने कीटनाशक खा लिया है और उनकी पत्नी ने क्या बोला कि कैसे दबाव का प्रेशर है, काम का प्रेशर है। तो हम कहना चाहते हैं कि कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इतना मुश्किल एसआईआर फॉर्म इन्होंने बना दिया है, गरीब जनता उसे नहीं भर पा रही है। और यही इलेक्शन कमीशन की और भाजपा की मंशा है
कि कैसे करके ठीक है वोट कटे, निखिल वोट मैं आऊंगा कटे, आपके वोट पास। कटे। हाँ निखिल मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ अविरल मलिक भी जुड़ गए हैं। अविरल, हमने देखा एसआईआर को लेकर एक तरफ जमीनी स्तर पर संघर्ष देखने को मिल रहा है बीएलओ का, चुनाव आयोग का, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि संघर्ष के साथ इस पर सियासत भी जोरों से हो रही है। रामगोपाल यादव पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं, इटावा से बड़ा बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आपने कहा था कि बिहार की बात अगर करें कि घुसपैठियों को आने नहीं दिया जाएगा एसआईआर को लेकर, लेकिन कितने घुसपैठिए पकड़े गए, क्या हुआ, उसको लेकर वो सवाल कर रहे हैं, बताइए। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से उत्तर प्रदेश का, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का और इंडिया अलायंस का, तो देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है एसआईआर क्या है। एसआईआर बिल्कुल स्पष्ट है कि जिसकी 18 साल की उम्र हो गई है या 18 साल से ज्यादा जिसकी आयु हो गई है, उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जा रहा है। जो दिवंगत हो गया है, जिसका निधन हो गया है, जो हमारे बीच नहीं है, उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जा रहा है। वोटर लिस्ट को अपडेट एंड अपग्रेड किया जा रहा है। और उसके साथ साथ एसआईआर ये है कि भाई अगर किसी की फर्जी वोट है तो उसको हटा दिया जा रहा है। ये शुद्धिकरण है और ये कोई अभी नहीं हो रहा है, ये 9वीं बार हो रहा है, ये 9वीं बार हो रहा है। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए एसआईआर की और विस्तृत रूप में इसमें जाया जाए, अगर किसी की फर्जी वोट है वो कट जा रही है तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई वोट काट नहीं, आपने कहा ये 9वीं बार हो रहा है, आपने कहा ये 9वीं बार हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि 9वीं बार ये इस बार इतना दबाव में क्यों हो रहा है? क्या आखिर वजह है कि बीएलओ जहर खाए ले रहे हैं? क्या वजह है कि बहुत से बीएलओ की जान चली गई है? तमाम खबरें हैं, मैं आपको बता भी सकता हूँ, तमाम जगहों से ऐसी खबरें आ भी रही हैं कि रात रात में 9-9 बजे जो है मतदाताओं के वो जो वोटर है उनके घर पे बीएलओ पहुँच रहे हैं। ओवरलोड जो बना हुआ है, ये अत्यधिक दबाव जो बना हुआ है, आखिर ये क्यों? क्या इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष को क्या सवाल पूछने की जरूरत नहीं है कि आखिर इतना दबाव क्यों? सबको सवाल पूछना चाहिए और हर मुद्दे पे, हर विषय पे सवाल पूछना चाहिए, हर मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। और ये लोकसभा में चर्चा करना चाहे, राज्यसभा में किसी मुद्दे पे चर्चा करना चाहे, विधानसभा में चर्चा करना चाहे, विधान परिषद में चर्चा करना चाहे, सोशल मीडिया पे सवाल पूछे, हर स्थान पे हम जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। ये किसी टीवी डिबेट में मीडिया के माध्यम से पूछे, हम वहां भी इनके विषयों का जवाब होता क्या है अविरल जी, जब तमाम बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल किया जाता है बीएलओ की परेशानी को लेकर, ये बात कही गई, पहले भी डिबेट में लोग बैठे, कहा कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सब आसानी से हो रहा है। लेकिन जब ये खबरें आना शुरू हुई कि कई जगहों पर बीएलओ की तबीयत खराब हुई, कई जगहों पर लोगों की जान तक चली गई, मेरठ में हमने देखा कि जहरीला कीटनाशक दवा खा ली, कानपुर की एक खबर आई, बीएलओ के साथ अभद्रता का मामला सामने निकल के आया, और तमाम ऐसी खबरें हैं। लेकिन उसको बीजेपी ऐसे डिफेंड कर रही थी, बीजेपी ऐसे डिफेंड कर रही थी कि जैसे मानो कुछ भी नहीं है। मैं इस सवाल का जवाब विरल जी आपसे लूंगा। ब्रेक का वक्त हो चला है, मैं आऊंगा और उज्जवल आपके पास भी आऊंगा, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसआईआर अभियान को लेकर सियासत और संघर्ष दोनों जारी हैं और इन सब के बीच एक
आम वोटर, एक आम मतदाता जाकर खड़ा हो गया है और इसी पर आज हम बात और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। अविरल, मैंने आपसे सवाल पूछा था, मैं चाहूंगा उसका जवाब दे, फिर मैं उज्जवल आपके पास आता हूं। हाँ अविरल जी बोलें। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक विषय एक तरीके से एसआईआर का, तो एसआईआर क्या है, एसआईआर कैसे है, एसआईआर क्यों है और किस लिए है, ये तो मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर ही दिया। इसमें तो किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक विषय है इनके आरोप प्रत्यारोप का, मैं उसमें भी जाना चाहूंगा। आरोप प्रत्यारोप इसमें करने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, सरल प्रक्रिया है और सबके मध्य में है और सबके सामने। और जहां तक विषय है एक तरीके से विपक्ष का, जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ आपकी आवाज आ रही है, जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है। अविरल जी बोले, सरल प्रक्रिया आपने बताया, लेकिन ये सरल प्रक्रिया, जमीनी संघर्ष जो हम देख रहे हैं चुनाव आयोग का, क्या आपको उतना सरल लग रहा है जितना आप कह रहे हैं? हाँ अविरल जी बोले। तो शायद मुझे लग रहा है कि अविरल की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। रजा रिजवी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, भी इस वक्त हमारे साथ है। रजा रिजवी साहब बहुत बहुत स्वागत है। उज्जवल पाठक हमारे साथ है। उज्जवल, क्या कहेंगे एसआईआर अभियान को लेकर, जो सियासत और संघर्ष देखने को मिल रहा है, इन सब के बीच कांग्रेस लगातार निशाने पर ले रही है, सुप्रीम कोर्ट भी आप गए हैं, तमाम याचिकाएं भी विपक्ष की तरफ से दी गई, लेकिन कोई हल साफ तौर पे निकलता हुआ मौजूदा वक्त में नजर नहीं आ रहा है। आपने कहा कि 62 लाख वोट जो है वो बिहार के चुनाव में काटे गए, लेकिन आप कोई दलील पेश नहीं कर पाए, आप 1000 आदमी को भी नहीं करा गए। सवाल तो बहुत है लेकिन सबूत नहीं नजर आता। उज्जवल क्या कहेंगे? देखिए, सरकार आइए भाई साहब इधर आइए। शायद है, ऐसा लग रहा है माफ कीजिएगा, थैंक यू। प्रक्रिया नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार का कोई एजेंडा हो। इन्होंने एसआईआर को वोट चोरी का राष्ट्रीय हथियार बना लिया है। इन्हें यहाँ विचार करना चाहिए कि इनकी जो एक तरीके से कहा जाए तानाशाही पूर्वक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जिस प्रकार इन्होंने प्रशासन और प्रशासन के लोगों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव बनाया है, उनकी जान पर बनी हुई है। वो लोग मर रहे हैं लगभग पूरे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से 10 से 12 बीएलओ मारे गए। सरकार ने, किसी भी एक व्यक्ति ने, किसी एक भी नेता ने जो बतौर चुनाव आयोग का प्रवक्ता, भाजपा प्रवक्ता, चुनाव आयोग का प्रवक्ता बनकर के चुनाव आयोग को डिफेंड कर रहा है, एक बयान नहीं दिया, उन बीएलओ के प्रति सहानुभूति दर्ज नहीं की। और यहाँ एक तरफ विपक्ष की आप आलोचना कर रहे हैं। भाई, विपक्ष को तो जनता ने चुना है, जनता के मुद्दों को आप उठाइए, तो हम उठा रहे हैं। किस प्रकार आप एसआईआर के माध्यम से जो मूल वोट है विपक्ष का, चाहे वो दलित समाज हो या नहीं, मुद्दे तो आप उठा रहे हैं उज्जवल, मुद्दे उठाना गलत बात नहीं है, लेकिन मुद्दों के साथ तथ्य भी तो होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल तथ्य तो हम दे रहे हैं ना भाई। देखिए, तथ्य ये हम दे रहे हैं कि आप जो है बहुत से ऐसे वोटरों को काट रहे हैं जिनका वोट रहा है 20-20 साल से रहा है। आपने बिहार में कितने मनमानी की? क्या लिस्ट है आपके पास? कोई आपके पास कोई लिस्ट है? आपके पास कोई डेटा है? आप रख सकते हैं जाकर इस मामले को लेकर, आप क्लियरफाई तो करिए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई डेटा है आपके पास? नहीं, सुप्रीम कोर्ट आपका ये कह देना कि 62 लाख वोट कटे या इतने लाख वोट कटे, लेकिन अगर आप 1000 आदमी भी खड़ा कर दे जाकर, तो क्या आपके पास है कोई नाम है, कोई लिस्ट है? दिखा सकते हैं, बता सकते हैं? अजहर साहब, बिहार में 65 लाख वोट कटे, ये चुनाव आयोग का डाटा था। विपक्ष अपनी तरफ से डाटा नहीं लेके आया, लेकिन चुनाव आयोग ये बता दे कि उनके वोट क्यों काटे गए, किस आधार पर काटे गए। यदि वे भारत के नागरिक या घुसपैठिया, भारत के नागरिक नहीं थे या घुसपैठिया थे, तो एक घुसपैठिए का नाम बता दें सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके, संसद में हलफनामा पेश करते हैं, घुसपैठिए का नाम बता दें। 9 दिसंबर को चर्चा होनी है। बिल्कुल ठीक। उज्जवल, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ किरण जी भी जुड़ी हुई। किरण जी, आप किस तरह से देखती हैं? बहुत कुछ है एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, बयान है, सियासत है, संघर्ष है बीएलओ का, इन सब के बीच एक मतदाता है जो एसआईआर फॉर्म भरने के लिए उसके यहाँ बीएलओ पहुंच रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर जो सियासत और संघर्ष देखने को मिल रहा है, किरण जी, मैं आपके नजरिए से समझना चाहूंगा
किस तरह से देखती हैं आप? फिर मैं रजा रिजवी साहब आपके पास आता हूँ। जी आरिश जी, पहली बात तो ये है कि जो राम गोपाल जी ने प्रश्न उठाया कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं ये कहूंगी कि इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं अगर पहले की रूलिंग पार्टियां इस चीज को ध्यान देती रहती और समय समय पर इसमें शुद्धिकरण होता रहता, तो इतने बृहद स्तर पर इसकी आज जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि राष्ट्र हित में एक बहुत बड़ा हवन है जिसको होना अति आवश्यक है। इसमें किसी का वोट काटा नहीं जा रहा है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है। जो दिवंगत हो गए हैं या जो कहीं ट्रांसफर हो गए हैं या जिन्होंने स्थानांतरण कर लिया है, अपना घर बना लिया है या अपने गांवों से निकल के बाहर चले गए हैं, उनका पिछली वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटा है, नई वोटर लिस्ट में जुड़ गया है, तो ये सारी चीजें जो है ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। इसमें किसी की नागरिकता का कोई हनन ऐसा हो नहीं रहा है, मुझे कहीं नजर नहीं आया, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं अपने यहाँ हो रहे जितना भी हमारे इर्द गिर्द का क्षेत्र है वहां जाके देखूं। मैंने देखा फॉर्म बहुत सरल है, फॉर्म में ऐसी कोई जटिलता नहीं है जिसको आपके मैम फॉर्म बहुत सरल है, फॉर्म बहुत आसान है, लेकिन इतना दबाव क्यों कि लोगों की जान चली जाए, आपको लेखपाल उतारने पड़ जाए, आपको वेतन बढ़ाने पड़ जाए? तो आखिर ये भी तो समझना पड़ेगा भाई, जब सब कुछ इतना सरल है, सब कुछ इतना आसान है, तो आखिर ये सब चीजें भी क्यों हो रही हैं? संख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी संख्या में इसका अवलोकन होना है, इसलिए ज्यादा लोगों की जरूरत है। आंगनवाड़ी भी जुड़ा है, अध्यापक जुड़े हैं, स्वास्थ्य कर्मी जुड़े हैं, लेखपाल जुड़े हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, और उसके बाद भी ये काम बहुत बृहद है। आप देखिए कोविड के समय में दिनों रात काम करके किसी तरह से हम लोग उससे निपट के आए थे, तो ये भी कोई ऐसा काम नहीं है। फिर एक किरण जी सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि बिहार में, फिर एक सवाल ये आ जाता है कि बिहार में इतनी आसानी से कैसे? सब जगह हुआ, समय सीमा के चलते थोड़ा अधिक दबाव है, सुचारुता की कमी है, संसाधनों की कमी है, ये मैं मानती हूँ, दबाव है, लेकिन ऐसा कहीं पर भी दबाव नहीं है जिसके चलते इतनी कम रखी गई। समय सीमा का दबाव है, बहुत ज्यादा प्रेशर है समय सीमा का, इसमें कोई शक नहीं है, और बीएलओ को जमीनी स्तर पर सहयोग नहीं मिल रहा है। बीएलओ को जमीनी स्तर पर सहयोग नहीं मिल रहा, ये बात आप ठीक है, आप कह रही है दबाव है, ये भी एक्सेप्ट कर रही। रजा रिजवी साहब, मेरा सवाल यही है, ये सियासत और संघर्ष इसको किस तरह से आप देखते हैं? मैं जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा आपसे भी। और जो चीज जी मैं आता हूं, और रजा रिजवी साहब एक सवाल ये भी है, जो दूसरे राज्य में बिहार में इतनी आसानी से हो गई, यूपी में आकर आखिर कहां पेच फंस गया जो उसको लेकर इतना बयानबाजी, और हम देख रहे हैं कि इतना प्रेशर, इतना दबाव, बीएलओ की जान चली जा रही है, वेतन बढ़ाया जा रहा है, लेखपालों की फौज और तमाम पूरी उतार रखी है, उसके बावजूद भी चीजें नहीं हो पा रही। किस तरह से देखते रजा रिजवी साहब? देखिए अजहर साहब, ऐसा है कि ये विशेष जो गहन परीक्षण है, ये इसको आम जनता को भी चाहिए कि इसको बहुत आसानी के नजरिए से लेना चाहिए। इसको भार बना के लिया जा रहा है, और यही कारण है कि जो बीएलओज हैं उनके दिमाग में ये बात आ रही कि भार है, बहुत भार है। ये भार नहीं है, ये इसकी सख्त जरूरत है, इसकी समाज में हर हाल में जरूरत है, और हर राजनीतिक दल को इसका स्वागत करना चाहिए। हर राजनीतिक दल ये समझता है कि साहब हमारे वोटर काटे जा रहे हैं। देखिए, वोटर किसी भी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर बंधुआ मजदूर होता तो कांग्रेस आज तक खड़ी रहती, काहे के लिए भारतीय जनता पार्टी आती, काहे के लिए जनता दल की सरकार बनती, उत्तर प्रदेश में काहे के लिए जो योगी सरकार बनती, फिर मायावती चीफ मिनिस्टर बनती रहती, फिर अखिलेश जी बनते रहते। इसलिए वोटर किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, ये सभी मतदाता को और सभी राजनीतिक पार्टियों को बहुत अच्छे ढंग से जान लेना चाहिए। दूसरा कि जो ये मतदाता जो गणना हो रही है, इसके लिए अगर विपक्ष के लोग या सत्ता के लोग घबरा रहे हैं कि सब हमारे वोटर कट रहे हैं, तो ये जमीनी हकीकत पर जा करके अपने बूथ के जो अध्यक्ष हैं, बूथ के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ अपने वोटर को ज्यादा से ज्यादा क्यों नहीं डलवाते हैं? देखिए, इस मतगणना जो शपथ भरा जा रहा है, इसमें मुस्लिम समुदाय बहुत तेजी से और ढूंढ के बीएलओ के मोबाइल नंबर पर फोन करके वो अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा रहा है। जिसके नहीं है उसको जुड़वा रहा है, और जो है
वो जो सही है उसको भरवा रहा है वो, इसलिए कि मुसलमानों को एक बता कहीं दिया गया है कि भैया अगर वोटर में नहीं रहोगे तो रोघड़िया करके बांग्लादेशी करके तुम्हें निकालने दिया जाए। लेकिन ऐसा मेरा ख्याल है कि निर्वाचन आयोग ने नहीं कहा है। ये जो है वोट देने के लिए ये मतदाता पहचान पत्र है, ये नागरिकता पहचान पत्र की इसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो अब इस जो आपने कहा भड़काया जा रहा है, ये भड़का कौन रहा है? एक मिनट जो बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूँ उसको सुनिए, बहुत शानदार बात है। वोटर जो है मुसलमानों का नहीं ज्यादा कट रहा है, हमारे ब्राह्मण और ठाकुरों को वोट सबसे ज्यादा कट रहा है। अब आप पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि जो गांव में रहता है ब्राह्मण, उसने अपना वोट लिखाया, गांव में मतदाता सूची में आ गया, फिर वो जिले में आया, जिले में मतदाता सूची में हो गया, फिर उसके बाद वो दिल्ली नौकरी करने चला गया। क्योंकि ज्यादातर जो बड़े कास्ट के लोग हैं ब्राह्मण ठाकुर, ये अच्छी अच्छी नौकरियां करते हैं, कहीं बंगलौर में नौकरी करते हैं, कहीं इंजीनियर में, कहीं इसमें, तो इनके जो है मतदाता जो है कम हो रहे हैं। और अगर सही तरीके से जांच हो जाएगी तो हमें लगता है कि 10 करोड़ मतदाता जिनका 3 जगह नाम है, बहुत लोगों का, जैसे मान लीजिए कि बहराइच से कोई आदमी है, वो अब लखनऊ आ गया 20 साल से, तो लखनऊ में उसका पड़ा है, उसका गोंडा में पड़ा, वहाँ बहराइच में पड़ा है। अब बहराइच में वोट देने नहीं जा रहा है, वोट तो लखनऊ में दे रहा है, लेकिन अब कौन नाम कटा हुआ। एक परेशानी इसमें और है धर भाई, सुन लीजिए कि जिनका नाम मतदाता लिस्ट में उस मान लीजिए गाँव में है, अगर गांव में मतदाता लिस्ट में नाम अगर कटवा दिया जाता है तो जो पट्टीदार है वो कहते हैं भैया इनका तो कुछ जमीन जायदाद है ही नहीं, यहाँ का ये मकान है नहीं, वोटर में इनका नाम ही नहीं है, ये इस गांव के रहने वाले नहीं है, ये इनकी जमीन इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर भाई भवादी में झगड़ा भी हो रहा है, जो बड़े चाचा कह रहे हैं नहीं साहब वो हमारा भतीजा तो रहता ही नहीं यहाँ, इसका कोई हक ही नहीं है, ये भी एक चीज आ रही है। क्योंकि आदमी दिखाता नहीं साहब हम तो फलाना बहराइच गाँव के वोटर है साहब, देखिए मैं तो वही रहने वाला हूँ। तो ये भी एक दिक्कत आ रही है, इस पर भी सरकार को चिरना पड़ेगा। आपने कहा रजा रिजवी साहब के भड़काया जा रहा है, आपने कहा भड़काया जा रहा है, कौन है जो भड़का रहा है और भड़काने से क्या फायदा है? किसको भड़का रहा है? कोई नहीं भड़का। नहीं, आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि भाई जो मतदाता है, जो मुस्लिम वोटर है, उसको भड़काया जा रहा है। कैसा है कि आपको नहीं जा रहा, मैंने कहा तो उसको वापस लेता हूँ, भड़काया नहीं जा रहा है। नहीं, मुस्लिम मतदाता ज्यादा से ज्यादा अपना वोट जो है सिक्योर करने के लिए मतगणना परपत्र को भर रहा है, अपना वोट का अधिकार समझते हुए कि हमारा वोट का अधिकार है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइन लग के वो भड़का उड़का कोई नहीं रहा है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ अगर आ गया हूँ। चलिए ठीक, हमारे साथ ताहिरा हसन जी भी जुड़ गई, बहुत बहुत स्वागत है ताहिरा हसन जी। और गिरीश हमारे साथ जुड़े हुए एक दर्शक, गिरीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे गिरीश जी, बोले। मैं कहता हूं कि सरकार के जो नेता हैं उन्होंने ही माहौल खराब किया है, उन्होंने घुसपैठिए का शब्द इस समय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया चल रही है, इसके चुनाव आयोग के अधिकारियों को टेलीविजन पर आकर और सोशल मीडिया पे आगे बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोलते हैं और नेता लोग उनकी सीधी बातें कर रहे हैं। इससे चुनाव आयोग की गरिमा खराब हो रही है, प्रजातंत्र का माहौल खराब हो रहा है। और ये जो वोटिंग सिस्टम है देश का, ये वोट जो बनते हैं पूरी तरह गलत है, पूरे हिंदुस्तान के वोट गलत है। अगर चुनाव आयोग हमसे पूछे तो मैं बताऊं सही वोट कैसे बनेगा। ठीक है, गिरीश जी आपकी बात आ गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और ताहिरा हसन जी भी हमारे साथ है। ताहिरा हसन जी, आप क्या कहेंगी जो आज हम बात कर रहे हैं? एक तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी बयानबाजी है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग का संघर्ष है। ज़मीनी स्तर पर हम देख रहे हैं कि वेतन बढ़ा दिया गया है, कई जगहों पर लेखपाल हैं, बीएलओ हैं और तमाम टीमें लगाई गई हैं। उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि कई जगहों पर बीएलओस की मौत की खबर आई है। मेरठ की खबर आई जहाँ पे जहर खा लिया दबाव के चलते। कानपुर में अभद्रता की गई एक महिला के साथ, और इन सब के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी है। क्या कहेंगी ताहिरा हसन जी आप? नहीं, देखिए एसआईआर के आखिर उन्होंने कुछ टाइम बढ़ाया है। हाँ, बीएलओ बहुत ओवरबर्डन तो थे। मैंने पहले भी आपके इस उसमें टीवी चैनल पे कहा था कि हमारे जो पॉश एरिया है डालीबाग, वहां भी बीएलओ है, महिला है और बहुत ओवरबर्डन थी बेचारी, रात रात बैठी रह रही है। फिर रात में सुबह देखिए इंटरनेट की प्रॉब्लम भी है। क्या ओवरबर्डन होने के पीछे एक बड़ी वजह आप मानती है कि ट्रेनिंग का अभाव? हाँ,
ट्रेनिंग उनको दी नहीं गई, अब तो थोड़ा बहुत समझ के आगे आके वो कुछ बता भी रही हैं, पहले तो इतना बता नहीं पाती थी। मेरा कहना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्यों नहीं एक ऑफिशियली कई वीडियोस बना क्यों नहीं दिए गए? आप देखिए, आप खोलिए सोशल मीडिया, 50 लोग बता रहे हैं ऐसे भरो, कोई कुछ बता रहा है, कोई बता रहा है पिता का नाम भरो, तो कोई बता रहा है नाना का नाम भरो। अरे भाई, आप ऑफिशियली बताइए ना, वीडियो जारी कीजिए। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और राजनीति की दशा और दिशा में हमेशा कहती हूँ तय करता है, तो जाहिर है बीएलओ भी इसी देश के सिटीजन है ना, वो भी इतना ओवरबर्डन क्यों? ट्रेनिंग उनको दीजिए प्रॉपरली। और क्या उसके बारे में, क्या जो छोटे छोटे शहरों में हो रहा है वहां पे तो देखिए इंटरनेट ही काम नहीं करता ढंग से, अपलोडिंग में की प्रॉब्लम हो रही है। जो मेन इशू है इनको देखा जाना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का वोट जो है वो अपर कास्ट का कट रहा है तो इनका लोअर कास्ट का कट रहा है। सभी परेशान है, सभी अपना नाम डलवाने के लिए बढ़ रहे हैं आगे। ये नहीं कहा जा सकता है कि किसका कट रहा है किसका नहीं कट रहा है उसमें, लेकिन ये है कि जेन्युइनली देखा जाना चाहिए कि कागजात जिसके टाइम दे। बहुत से लोग हैं देखिए जिनको 2003 नहीं मिल रही, समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो थोड़ी सी उनको हेल्प भी चाहिए। हम लोग भी जगह जगह अपने एरिया में हेल्प कर रहे हैं। मैं तो सिविल सोसाइटी से भी कह रही हूँ उनको भी निकल के थोड़ा हेल्प करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को भी सिर्फ ये नहीं कि वो फेसबुक पे डाल दें और बयानबाजी करके, आप जेन्युइनली जाइए, हेल्प कीजिए। खासकर उन महिलाओं के लिए निकलिए जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं, हमारे हाशिया के समाज की, वहां बैठ के उनका भरवाइए, उनको बताइए, उनको समझाइए। ये काम होना चाहिए। अपोजिशन को भी अपने रोल में पूरी तरह से उतर जाना चाहिए। बड़ी बात ताहिरा हसन जी आपने कही। अविरल मलिक जी, ताहिरा हसन जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने कहा कि जब इतना सब कुछ हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन की साइट पर बहुत कुछ जा रहा है, तो आखिरकार वीडियोस बनाने की जरूरत थी, जागरूक करने की जरूरत थी, बीएलओ को ट्रेनिंग देने की जरूरत थी, ताकि कि ये स्थिति ना बनती जो अत्यधिक दबाव साफ तौर पे बना हुआ है, जिसमें बीएलओ की जान भी जा रही है। बहुत से लोग हम देख रहे हैं रात 9-9 बजे पहुंच रहे हैं। आप चुनाव आयोग का वेतन बनाना पड़ रहा है, स्थिति यहाँ तक आ चुकी है। लेकिन ये जो स्थिति बन रही है उसको लेकर हम देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से ये डिफेंड इस हिसाब से किया जाता है चुनाव आयोग को कि भाई ये एक सरल प्रक्रिया है, बहुत आसानी से हो रही है, सब ठीक है, सब आसान है। लेकिन क्या नहीं लगता कि इन जगहों पर ध्यान देने की जरूरत थी और इसको लेकर भी कम से कम सत्ता पक्ष और विपक्ष को आगे आने की जरूरत थी? अविरल मलिक जी, देखिए, जहां तक विषय है सत्ता पक्ष का और जिस प्रकार से बीएलओज के संबंधित विषय है, तो निश्चित रूप से अगर किसी प्रकार की एक तरीके से त्रुटि किसी भी स्तर पर रही है, कोई अधिकारी गलत भाषा का प्रयोग करता है किसी बीएलओ के साथ या कोई भी प्रेशराइज करने का काम करता है, तो एप्रोप्रिएट एक्शन हर उस अधिकारी पे लिया जाता है और लिया जाना चाहिए डंके की चोट पर जो किसी प्रकार से एक तरीके से गलत तरीके से प्रेशराइज करने का काम कर रहा है। नंबर 2, और अगर बात करी जाए बीएलओज की, तो बीएलओज पूर्ण रूप से मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। और साथ साथ अगर बात करी जाए एसआईआर की, तो एसआईआर पे कोई मुद्दा इसलिए नहीं बचता है क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कह दिया अपने सभी पदाधिकारियों को, राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, जिला स्तर के सभी सांसद विधायकों को कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और वोट बनवाने का काम करें। आपको कह रहे हैं, आदेशित कर रहे हैं पार्टी के लोग। इसका अर्थ तो एक तरीके से ये होता है कि भाई वो इस एसआईआर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी अलायंस पार्टी की ही समाजवादी पार्टी की बात अगर ना सुने कांग्रेस पार्टी वाले, तो उसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और कांग्रेस से वैसे भी समाजवादी पार्टी को अलायंस तोड़ ही देना चाहिए। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने प्रारंभ की और नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव इटावा में कह रहे हैं, सत्ता पक्ष से खासकर ये सवाल कर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं कि भाई आपने बिहार चुनाव में इसको इस हिसाब से प्रमोट किया कि भाई घुसपैठियों को पकड़ा जाएगा, तो क्या घुसपैठियों को पकड़ा, कितना क्या किया, इसका कोई डेटा आपने क्यों नहीं रखा? अविरल जी।
अविरल मलिक जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही, ठीक है। शायद मुझे लग रहा है कि अविरल मलिक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। हम रजा रिजवी साहब क्या कहेंगे इस पर? रजा रिजवी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद मुझे लग रहा है कि रजा रिजवी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। तो मौजूदा वक्त में ये तस्वीर देखने को मिल रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मेरठ की तस्वीर है, जहां पर बीएलओ मोहित चौधरी ने कथित तौर पर एसआईआर कार के अत्यधिक दबाव के चलते जहरीला कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। सवाल इन सब के बीच यही बड़ा है कि आखिर बीएलओ पर अत्यधिक दबाव क्यों? उससे बड़ा सवाल है कि उस दबाव को लेकर राजनीतिक रंग क्यों? और हमारे साथ आप अविरल मलिक, मेरा सवाल अगर पहुंचा हो आप तक तो मैं चाहूंगा उस पर जवाब दें। जो आपका स्टूडियो से जो फ्रेम था वो फ्रीज हो गया था असल में, इसलिए मैं आप अपनी बात को रखें। रामगोपाल यादव के बयान को लेकर आप क्या कहेंगे, जिसको लेकर आपने बिहार में प्रमोट किया? रामगोपाल यादव का जहां तक विषय है वो निश्चित रूप से सम्मानित व्यक्ति हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इसमें कोई किसी रूप में दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक विषय है एक तरीके से घुसपैठियों का, इस चीज को लेकर हम बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी प्रकार से घुसपैठियों को नहीं बख्शा जाएगा। ये देश किसी रूप में धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आएगा, कभी भी आएगा, कभी भी आके रहेगा। ये इस तरीके से इस देश में नहीं चलेगा। और ये वो यही पूछ रहे हैं कि बिहार में आपने कितने घुसपैठिए पकड़े? नहीं, देखिए, हमने कहा ना कोई घुसपैठिया नहीं रहेगा और सारे आंकड़े साइड बाय साइड पूर्ण रूप से सामने आएगा और पूर्ण रूप से सभी घुसपैठियों पे कठोरतम कार्रवाई होगी। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, उस सेंटेंस को मैं एक बार कंप्लीट कर देता हूं। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने 1975-77 के मध्य में नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को जेल भेजने का काम किया था। हमारे आदर्श किसान नेता चरण सिंह जी को जेल भेजने का काम किया था। मैं चाहूंगा इस पर जवाब देना चाहते हैं उज्जवल पाठक, कुछ कहना चाहते? उज्जवल पाठक बोले। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है, होती रहेगी, होती रही है। तो मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि आपकी घुसपैठियों के प्रति नीतियां पूर्णतया परिणामों के विपरीत रहे हैं। अर्थात आप उदासीन रहे घुसपैठ के प्रति। आप प्रचार करके वोट तो मांगते रहे घुसपैठ और बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, नेपाली के नाम पर, रोहिंग्या के नाम पर। लेकिन आपका यदि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए तो लगभग आपने 5000 घुसपैठियों को भी देश से बाहर नहीं भेजा। 2017 में उन्होंने केवल 51 घुसपैठियों को बाहर भेजा था। इसके विपरीत यदि आप 2004 से और 14 तक घुसपैठियों को देश के बाहर भेजने के आंकड़ों को देख ले तो लगभग मनमोहन सरकार ने 90,000 घुसपैठियों को देश के बाहर भेजा था। तो आपकी करनी और कथनी दोनों में अंतर है। आप देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए उज्जवल पाठक, ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं आऊंगा खत्री साहब के पास आऊंगा। निखिल खत्री, आप क्या कहेंगे? जैसे कि सर आपने मुझसे पूछा था कि इलेक्शन कमीशन कैसे बीजेपी से जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ अभी 10 मिनट पहले यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता ने ली थी। और मैं कह देना चाहता हूं कि भाजपा से ज्यादा बेशरम कोई भी पार्टी नहीं हो सकती है, किसी चीज के भी मानसिक आदमी नहीं हो सकते। इन्होंने एक बार भी, भाजपा के प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि वहां पर जो ब्यूरो डिजीज हुए हैं उन एक बार भी इन्होंने नहीं, इन्होंने खाली ये एक बात कही कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और मैं समझता हूँ जो इनकी साइड, जो इन भाजपा की जो ये साइड ले रहा है, जो पार्टी में नहीं है, जो इनकी इन बातों में साइड ले रहा है, तो वो इनसे ज्यादा बेशरम। तो कैसा इन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि वो बीएलएस कैसे डिजीज है। ठीक है, मैं निखिल आपके पास आऊंगा। रजा रिजवी साहब, एक सवाल मेरा बन रहा है, मैं चाहूंगा अपना नजरिया रखें उस पर। क्या एसआईआर प्रक्रिया को, मैं आता हूं निखिल आपके पास, क्या एसआईआर प्रक्रिया को रजा रिजवी साहब बीजेपी या पक्ष विपक्ष की बात करें, अपने अपने तरीके से बयान देकर उसका माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है? रजा रिजवी साहब, देखिए, ऐसा है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका मेन ऑब्जेक्ट रहता है कि हम जो है अपने वोटर का वोट डलवा करके हम सत्ता में कैसे आ जाएं और सत्ता मेरी आ जाए। तो हर पार्टियां जो है इसी उधेड़-बुन में 24 आवर्स रहती है। अब जाहिर से एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, वो भी चाहेगी कि जो हमारे वोटर्स हैं उनका अधिकार जो है सुरक्षित रहे, जो हमें वोट देते हैं, और जो हमारे मतदाता हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हैं, उनको वोट देने का अधिकार मिले।
तो इसलिए विशेष जो है वो गहन परीक्षण चल रहा है और इसमें किसी को बहुत एतराज नहीं करना चाहिए। इसमें जो एतराज कर रहे हैं उनको समय पर जा करके उन जो जिसको चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में उसका नाम जुड़े तो उसका नाम अपना समय निकालें, समय निकाल के पार्टियां उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं। अगर वो नाम जुड़वा देंगे तो कहीं फिर उनको नहीं लगेगा कि हमने ये काम नहीं किया है। काम करेंगे नहीं, बुनियादी काम करेंगे नहीं। जो बुनियादी काम है कि मतदाताओं का मत लिस्ट में नाम आ जाए, उसके लिए अगर पार्टियां बुनियादी काम करेंगी तो हो हल्ला कहीं नहीं मच जाएगी। कोई पार्टी अगर सारी करेंगे तो रिजवी साहब फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगी? इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है बताओ? आपके भाजपा के जो मनगढ़ंत लोग क्या कर रहे हैं भाई? इलेक्शन कमीशन को ही तो आप कह रहे हैं कि वो ठीक से काम को ही विपक्ष के लोग। तो आपकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन को, हमारी भी जिम्मेदारी कि इलेक्शन कमीशन के कार्य को को ठीक से संपादित करने के लिए हम आगे आए कि नहीं सब ये काम ठीक नहीं हो रहा, इस काम को ऐसे मैं निखिल खत्री जी आपके सुप्रीम कोर्ट को क्यों आना पड़ता है बीच में भाई? हाँ तारा हसन जी क्या कह रही है? आप अपनी बात को पूरा करें। हाँ नहीं, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन क्यों करना पड़ता है भाई? इलेक्शन कमीशन अगर इतना अच्छा काम कर रहा है तो भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों इंटरवीन करके कहता है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, जो हमारे संविधान का इंस्टीट्यूशन है जिसपे हम सब यकीन करते हैं और वी आर प्राउड ऑफ इट। तो जाहिर है जब अपने लोकतंत्र पे गर्व करते हैं तो हमारा तो हाईएस्ट कोर्ट ही कहता है। तो मुझे लगता है इस पे सत्ता पार्टी को भी देखना चाहिए कि भाई आप सही सबको कीजिए, कोई छुटे ना। और पहली बात जैसे मैंने कहा था, वीडियो क्यों नहीं जारी किया उत्तर प्रदेश के इलेक्शन कमीशन ने? करना चाहिए था जारी, उसमें बताना चाहिए था। अब सोशल मीडिया पे 175 वीडियो टहल रहे हैं, जनता परेशान है। आप बताइए रिमोट एरिया में ये अहम बात तारा हसन जी आपने कही, ये बड़ी बात आपने कही। किरण मिश्रा जी आप क्या कहेंगे? ये जो बात तारा हसन जी ने कही कि हाँ इसको लेकर पहले एक तैयारी, पहले जागरूकता कार्यक्रम और ये तमाम चीजें हो जाती, फिर मुझे लगता है कि अगर एसआईआर प्रक्रिया आगे बढ़ती तो शायद उस पर इस तरह की बयानबाजी ना होती और सरल प्रक्रिया आसानी से हो जाती और उसको लेकर मतदाता इतना कंफ्यूज ना होता। किरण मिश्रा जी देखिए, मुझे ये कहना है कि पिछले 1.5 साल से एसआईआर का काम चल रहा है इंडिया में। यूपी में कई जगह होने के बाद आया है, तो लगभग जनता को ये बात पता है कि एसआईआर में क्या इंफॉर्मेशन भरी जानी है और फॉर्म भी इतना जटिल नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि पार्टी बद्धता से अलग हट के देश हित में काम करें। ये राष्ट्र हित में किया जाने वाला सबसे बड़ा हवन है और ये शुद्धिकरण का हवन है। हवन शुद्धिकरण के लिए होता है और इसमें देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी आहुति एसआईआर फॉर्म भर के देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर कहीं अशुद्धि है तो उसको हटना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। जहां नाम रिपीटिशन है वो हटाया जा रहा है, ना तो किसी का वोटर अधिकार काटा जा रहा है, ना किसी के प्रति कोई ऐसी घटना की जा रही है राजनीतिक उसमें कि किसी को कोई अपमान मिल रहा हो। हाँ, काम का प्रेशर है, समय सीमा थोड़ी कम रखी गई है, इसको मैं स्वीकारती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि काम होगा ही नहीं साहब। हम तो विपक्ष में विरोध करने के लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश हित में सारी पार्टीज को एक साथ आकर के काम करना चाहिए। सभी ये मानते हैं कि एसआईआर शुद्धिकरण के लिए हो रहा है, किसी का नाम काटने के लिए या किसी जाति विशेष के लिए या किसी धर्म विशेष के लिए नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एसआईआर फॉर्म एक ऐसी प्रक्रिया है जो देश के नागरिकों को अप्रत्यक्ष सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कदम है सरकार का नहीं, इलेक्शन कमीशन का। ठीक है तारा हसन, ये जो बात मेरा सवाल बिल्कुल तारा, मैं आता हूँ खत्री साहब आपके पास आता हूँ। तारा हसन जी, एसआईआर को लेकर पक्ष विपक्ष के जिस तरह से बयान रहे बिहार चुनाव से लेकर और अब तक की अगर बात की जाए, क्या एसआईआर प्रक्रिया में हर सत्ता पक्ष विपक्ष अपने अपने फायदे के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर रहा है, बयानात दे रहा है और जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं मतदाता? नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए। जो अभी मैं कह रही थी, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, सरकार की बात नहीं, कौन पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है। ये मैंने कहा ना, सबसे बड़ा लोकतंत्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता। हम संविधान बॉडी है जिसको इसको कंडक्ट कराना।
भाजपा की सरकार बैठी हो, कांग्रेस की बैठी हो, किसी की सरकार बैठी हो, करेगा ईसी, इलेक्शन कमीशन। उनको इसको देखना चाहिए था कि सुचारू रूप से बेहतर तरीके से हो, जिससे कि हमारे बीएलओ जो इसी देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा है, वो जो है उनकी जान न गंवाना पड़े, उनका परिवार पीछे रह गया है। एक दर्शक हमारे साथ देश बंधु जुड़ गए हैं, तारा हसन जी। देश बंधु जी अपनी बात को रखें। देखिएगा। हाँ, देश बंधु जी बोलें। नमस्ते भाई साहब। जी नमस्कार। हाँ बोलिए बोलिए अपनी बात। अरे भाई साहब, ये नई नई योजनाएं हर साल ले आते हैं, या हर महीने 10 दिन बाद लाइन से कब तक खड़ा रहेगा आदमी? भैया बूढ़ा आदमी हो जाएगा, लाइन नहीं लगता रहेगा। अभी तक हमारा बन नहीं पाया। रोज नए नए कानून निकाल रहे हैं कि ये लाओ, 3 साल पहले का लाओ, 5 साल पहले का लाओ। ये क्या है नाटकबाजी? आदमी काम धंधा छोड़ के आदमी आजकल रोजी रोटी कितनी महंगी हो गई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, और उसके पीछे भागेगा कि ये लाइन लगता रहेगा जिंदगी भर। चलिए ठीक है, देश बंधु जी अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि ये एसआईआर प्रक्रिया है, मतदाता शुद्धिकरण है, इसमें जो वोटर लिस्ट है उन्हें साफ किया जा रहा है। ये नहीं है कि किसी मतदाता का अधिकार छीना जा रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। फिलहाल अविरल जी बहुत बहुत शुक्रिया, निखिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, उज्जवल जी बहुत बहुत शुक्रिया, रजा रवीजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, तारा हसन जी बहुत बहुत शुक्रिया, किरण मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासत है और दूसरी तरफ संघर्ष है, लेकिन इन सब के बीच एक मतदाता खड़ा हुआ और इन सब के बीच तमाम तरीके के बयान हैं। एसआईआर प्रक्रिया देखना दिलचस्प है, क्या वक्त रहते पूरी हो पाएगी? मौजूदा वक्त में जो बीएलओ कहीं पर उनकी जाने जा रही हैं, या कहीं पर हम देख रहे हैं कि वो परेशान नजर आ रहे हैं, ओवरलोड साफ तौर पे उन पर देखने को मिल रहा है। आखिर इस स्थिति से चुनाव आयोग कैसे निपटेगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले